हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बात करने से ही होता है। मैं बात करना चाहूँगा मीडिया पर। मीडिया, जिसे हम हमारी लोकतंत्र व्यवस्था का चौथा स्तंभ कहते हैं। मैंने सुना है, पढ़ा भी है, मैंने इससे लेकर के कल एक पोस्ट भी लिखा था। तो मैं उस मीडिया पे बात करना चाहता हूँ जिसे हम लोकतंत्र का एक पहिया कहते हैं। गाड़ी में चलाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए 4 पहिए होते हैं, उसी पहिए का ये चौथा स्तंभ है। लेकिन हम देखेंगे कुछ दशकों से तो ये चौथा पहिया जो है ये पूरा कोलैप्स कर चुका है। खासकर भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका जो चौथा पहिया है, जिसे हम कहते हैं ये मीडिया, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। क्यों हुआ है ख़त्म, इस पे हमें विचार करना होगा, क्योंकि जब तक ये पहिया सुरक्षित नहीं होगा तब तक हम अपने अधिकार की बात कभी नहीं कर सकते। ये कैसा पहिया है जो यहाँ पर लोग परेशान हैं उनकी बात ना करके ये अपनी टीआरपी को गेन कर रहा है। ये कैसा पहिया है कि लोग यहाँ भूखे रह रहे हैं और यहाँ पर ये उनको वीडियो दिखा करके, उनकी अच्छी वीडियोस बना करके टीआरपी गेन कर रहा है। ये कैसा पहिया है कि लोग यहाँ पर एक्सीडेंट में मरे जा रहे हैं, ये उनकी रिपोर्ट बताए बिना यहाँ पर वाहवाही बटोर रहा है। ऐसे मीडिया की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ऐसे मीडिया से बेटर है कि हम इसे देखना ही पसंद ना करें, क्योंकि यदि हम इनको देखेंगे तो ये हमारा ही दुरुपयोग करेंगे। मैं आपको कुछ डेटा भी बताऊंगा, बस यूं ही बोलने नहीं आया हूं मैं। देखिए, मेरे पास एक न्यूज़ है जिसका नाम है न्यूज़ नेशन। इसके एडिटर हैं दीपक चौरसिया। मैं आपको बताता हूं कि पीछे ये 10 जून तक का रिपोर्ट है मेरे पास। 10 जून तक का जो डेटा है उसमें 30 जो इनके डिबेट हुई है, उस 30 डिबेट में इन्होंने 27 डिबेट किस पे किया है? तबलीगी पे किया है, पाकिस्तान पर किया है, मुस्लिमों पर किया है। ये क्या कोई टॉपिक है डिस्कस करने का हमारे देश में, जहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है? यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन में जो महिलाओं के ऊपर जो उत्प्रेरण किया गया है उसके केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। उन पे बात करना नहीं है इनको बात उन मुद्दों पे करना है जिसका किसी से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। उससे ना तो किसी का घर चलने वाला है, ना किसी का पेट भरने वाला है, ना किसी को शिक्षा मिलने वाली है। ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। एक और न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है जी न्यूज़। उस पर सुधीर चौधरी जी आकर के एक भाषण देते हैं अपने प्राइम टाइम में कि चाइना का जो मतलब वहाँ की जो फैमिली है उनका 1 चाइल्ड पॉलिसी है बहुत वर्षों से। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को युद्ध में लड़ने नहीं जाने देंगे। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि युद्ध हो ही क्यों? और यदि युद्ध हो भी जाता है तो ऐसा कौन सा किस देश का नागरिक होगा जो नहीं चाहेगा कि मैं अपने देश की सुरक्षा करने के लिए आगे जाऊं? ये उसी मानसिकता वाले लोग हैं जो कि अपने खुद के बच्चे को बोलेंगे कि तुम तो मत जाओ, पड़ोसी जाएगा मदद करने के लिए। जैसे बोला जाता है ना कि गांधी, सुभाष और भगत सिंह जन्म तो ले लेकिन हमारे घर में जन्म ना ले, हमारे पड़ोसी के घर में जन्म ले। ये इस तरीके के मानसिकता वाले लोग हैं जो हमेशा से अपनी जो कह सकते हैं कुत्सित जो मानसिकता वाले जो विचारधारा उसे थोपने की कोशिश करते हैं भारतीय लोगों पर। हमें किस चीज़ की बात की करनी है? बात हमें करनी है मेंटल डिप्रेशन की। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो आत्महत्या किया अपना, इसको इन्होंने एक ऐसा ज़्यादा अमली जामा पहना दिया, इसको हर तरफ से मोड़ने की कोशिश कर दी। एक पिता यहाँ पर परेशान है और ये लोग वहाँ पर कैमरा ले जाकर के, हाई रेजोल्यूशन कैमरा ले जाकर के उनसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसा एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति जिसको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या हुआ, कैसे हो गया, उससे पूछा जा रहा है कि क्या हुआ ये आप बताएं। दूसरा, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना वर्स्ट हो चुका है कि यहाँ पर बस पैसे के लिए पढ़ाया जाता है और जो एजुकेशन है वो मात्र डिग्री के लिए हो चुका है, क्योंकि डिग्री के बाद अगर वो बंदा बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो उसे नौकरी नहीं मिलती है। आपका यदि कोई दोस्त बेंगलोर में होगा, पुणे में होगा, हैदराबाद में होगा, चेन्नई में होगा, नोएडा में होगा, उनसे बात करके देखिए वो लॉकडाउन में कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। फ्रस्ट्रेट होने का कारण ये है कि उसके पास सही समय पे उसकी नौकरी नहीं, जो पैसे हैं वो नहीं मिल रहे। सपोज डेट आप मान के चलिए अगर कोई बंदा है, अगर उसकी सैलरी 30,000 है तो उसको 30,000 नहीं मिल रहा है, उसको बस बेसिक पे मिल रहा है ताकि वो अपना खुद का खर्चा चला सके। और वो जो बड़े शहरों में है तो उसके पास इतने सारे प्रेशर्स हैं, वो जो उसने मकान ले रखा है उसका इतना किराया है,
सरकारों ने भले ही यहाँ पर घोषणा कर दिया हो कि उसका किराया मकान मालिक लॉकडाउन का माफ़ कर दे, लेकिन मेरे पास अभी भी मैसेजेस आते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं कि भैया हमारा जो किराया है वो नहीं माफ़ किया गया है, हम क्या करें। उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। पिछले 3 महीने से बहुत सारे लोगों का जो नौकरियां थी वो जा चुकी है, और यहाँ पर डेटा ऐसा है कि लोगों की भविष्य में क्या होगा ये कुछ नहीं पता। लेकिन आप जो पब्लिक है, पब्लिक को इससे कुछ मतलब नहीं है कि किसकी नौकरी जा रही है, किसको क्या हो रहा है, कौन कितना मेंटल डिप्रेशन में जा चुका है, किसको किराया देना है, वो कहाँ से अपनी व्यवस्था करे, आगे भविष्य में उसकी क्या नियति है, क्या किस प्रकार से उसको 2 वक्त की रोटी मिल पाएगी, ये किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जब तक आप इस प्रकार की खबरों के लिए डिमांड नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही हिंदू मुस्लिम का डिबेट दिखाया जाएगा, आपको ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान के वॉर की जो प्रेडिक्शन है वो दिखाई जाएगी। यहाँ पर वुमेन हरासमेंट की बात किया मैंने, वुमेन, ये सारी देखिए, ये टॉपिक मैंने डिसाइड किया है पूरा, ये पूरा एक चिट्ठा बनाया है मैंने कि ये जो है इनके पास ना तो मीडिया के पास हिम्मत है दिखाने की, और ना ही इनके पास इतना दिमाग है कि वो रिसर्च कर सके। वुमेन हरासमेंट, इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा यदि कोई पीड़ित हुआ है तो उस कैटेगरी में यहाँ पर महिलाएँ भी हैं। घर पे जाने के बाद जो पुरुष बाहर रहता था, उसके बाद उन लोगों में जो खटपट हुआ है उसकी वजह से महिला ज़्यादा पीड़ित हुई है, इसको लेकर कोई बात नहीं करता है। इसके बाद अभी मानसून आया, मानसून में आपने देखा होगा बहुत सारे किसानों का अनाज गीला हो गया, इसको लेकर के सरकार की क्या तैयारियां थी, कोई भी डिबेट नहीं है, कोई भी प्रिपरेशन नहीं है मीडिया चैनल पे जो नेशनल न्यूज एजेंसी है कि वो बता सके किसानों को कि आपको तैयारी कैसे करनी है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि हम एक सामान्य सा नागरिक है, हम सभी को नहीं पता होता है कि प्री मानसून से पहले क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, ताकि जब ज़्यादा बारिश हो जाए या कभी कम बारिश हो तो हम कैसे बच सकें। ये जिम्मेदारियाँ होती हैं मीडिया की कि वो आकर के बताए, एक ऐसी प्रोग्राम लेकर के आए जिसके माध्यम से वो सारी की सारी तैयारियों को बताए और लोग उसको लेकर के अवेयर हो सकें, लेकिन ये नहीं है। इसके बाद मध्य प्रदेश की घटना है, और इवन कई राज्यों की है। बहुत सारे राज्यों में गेहूं का जो MSP प्राइस था उस पर सरकारों ने ख़रीद लिया, लेकिन मैंने जब इसको बाकायदा पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरा स्टेटस लगाया व्हाट्सएप का, तो मेरे एक मित्र ने कहा कि जो किसान हैं उनके अनाज तो खरीद लिए जा चुके हैं, लेकिन उसका उनका भुगतान नहीं हुआ है। अब आप खुद बताइए कि जब उनका भुगतान ही नहीं हुआ है तो जो नई फसल आएगी, जो अभी खरीफ की फसल जो बोई जाएगी, इसमें वो कैसे अपना गुजारा करेंगे, कैसे नई बीज लेके आएंगे, कैसे जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा महंगा होता है, महंगी पद्धति होती है, उसके लिए कुछ अलग तकनीक लेके आना पड़ता है उन्हें, वो सारे कैसे करेंगे जब उनको पैसा नहीं मिलेगा तो। और प्री मानसून सारी तैयारी सब की जाती है, तो ये सारे एक चीज़ों से रिलेटेड रही है। प्री मानसून की प्रिपरेशन जरूरी है, किसानों का पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, उनको सारी की सारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सारे इंतजाम करने बहुत ज़रूरी है। ये सारे डिस्कशन नहीं है, बस बोल दिया था हाथ धो लो। अरे हाथ धोने से 2 गज की दूरी बनाने से सब कुछ थोड़ी हो जाता। अगर हाथ धोने से 2 गज की दूरी बढ़ाने से ये सारी चीज़ें हो जाती, भारत में जो कोविड-19 से के जो पेशेंट है वो 3 लाख नहीं हो जाते। फिर इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, ग्रामीण अंचल में बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है, इसको लेकर के कोई रिपोर्ट नहीं करना इन्हें रिपोर्ट क्या करना है, जब ग्रामीण अंचल में इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, कुछ ऐसी घटनाएं जैसे कि रायसेन में अभी जो मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का, मंदसौर में एक बाबा थे जो हाथ चूम करके उन्होंने दावा किया था कि मैं कोरोना सही कर दूंगा, उनकी वजह से कम 15 से 20 लोगों को कोरोना हो गया। तो इस पर कोई प्रोग्राम नहीं करना है, लेकिन यदि कोई यहाँ पर आकर के उससे मर जाता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाते हैं, तब जाकर के इनको रिपोर्टिंग करनी है, टीआरपी गेन करनी है और उसको हाईलाइट ऐसे करना है कि सब कुछ इनने कर दिया। तो इस पर कोई बात नहीं करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ, अभी जो सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो भी यहाँ पर उनके जो मृत्यु हुआ उसका एक फ़ोटो वायरल किया गया। पहली बात तो फ़ोटो वायरल करना गैर कानूनन अपराध है, क्योंकि यहाँ पर किसी के प्राइवेसी को हर्ट किया जा रहा है। तो उसको यदि किसी ने वायरल कर भी दिया तो मैं तो ये सवाल है मेरा कि ये जो मीडिया सोर्सेस है, क्या इनकी बिल्कुल भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, क्या इनमें बिल्कुल भी एथिक्स की और ये वैल्यू नहीं है, क्यों ये उस वीडियो को और उस फोटो को ना दिखाएं, ये इनमें बिल्कुल बात नहीं है। इवन मैं तो इसके लिए जो इंडियन के जो सिटीजन्स है ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि आप में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप भी वो सारे फोटोज़ को आप वायरल कर रहे हैं, आपको दिखाने में, आपको स्टेटस लगाने में शर्म नहीं आ रहा है। मैंने जब से वो फोटो देखा, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। ये सारी जिम्मेदारियां आपको समझनी पड़ेगी, अपने इथिक्स को, अपने वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा, तभी जा कर के चीज़ें हो पाएंगी। नहीं तो ऐसी परिस्थिति आएगी कि अपने आप में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्या करना है आपको। एंड इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कुछ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो स्टोरी रियल सिचुएशन है। जापान की कहानी है ये कि जापान में एक समय बाद ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जो हमारे आज के समय की मीडिया सोर्सेस है, सेम यही स्थिति वहाँ पे भी हो गई थी।
तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, आपने अगर आप जापान के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ के लोग बहुत ही अनुशासित हैं, बहुत ही अच्छे से वो चीज़ों को समझते हैं और इतने डिसिप्लिन के हैं कि आपने उनकी कई घटनाएं सुनी होंगी और उनका ट्रेन अगर 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो वो माफ़ी मांगता है पब्लिकली आकर के। तो वहाँ की घटना ऐसी है कि वहाँ पे जो उनका प्राइम टाइम हुआ करता था, जैसे हमारे 8 बजे प्राइम टाइम होता है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले आकर के अपना डिबेट शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे भी प्राइम टाइम में क्या होता था कि बहुत बार जो वहाँ की मीडिया सोर्सेज थी वो सरकार के फेवर में बहुत सारी न्यूज़ दिखाया करती थी, और कोई भी जो अच्छी बातें थी जो कि पब्लिक डोमेन को फ़ायदा पहुँचाती थी वो नहीं दिखाया करते थे। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने किया कि जब प्राइम टाइम आया करता था तो लोगों ने टीवी बंद करना शुरू कर दिया। मतलब लोगों ने क्या किया, टीवी देखना बंद कर दिया उस समय। तो क्या हुआ कि जो प्राइम टाइम का था उसका टीआरपी जो था वो कम आने लगा। फिर क्या किया गया कि ये शिकायत दर्ज की गई, मतलब उनने कुछ स्ट्रेटेजी करा। तो उन्होंने क्या किया कि जब प्राइम टाइम आता था तो उन्होंने वो था टीवी देखना कंपलसरी कर दिया गया, थोड़ा सा कानून ला करके। फिर क्या किया, इसके बाद वहाँ के जो लोग थे उनने फिर एक नया तरकीब निकाला। क्या तरकीब निकाला, उनने तरकीब ये निकाला कि ये जब हो रहा है, जब भी प्राइम टाइम आ रहा है, तो प्राइम टाइम आ रहा है तो उस समय लोगों ने क्या किया, अपने टीवी को तो चालू रखा, लेकिन क्या किया कि टीवी को चालू करके उनका जो स्क्रीन था वो स्क्रीन को अपने खिड़की साइड करके बाहर घूमने निकल जाते थे वो। फिर ये भी पता चल गया कि अरे यार ये तो लोगों के पास जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा है वो भी नहीं पहुंच पा रहा है, फिर क्या किया जाए। तो फिर क्या किया, वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी जगह जगह की, उन्होंने जो स्ट्रीट लाइट हुआ करता था ना, तो स्ट्रीट लाइट का जो हुआ करता था उसको बंद करना शुरू कर दिया। उसको बंद करने से ये उनका मोटो ये था कि बंद कर दिया जाएगा, स्ट्रीट लाइट पर अंधेरा रहेगा तो लोग घूमने नहीं जाएंगे। तो फिर भी इसके बाद भी लोगों ने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, उस टीवी का देखने का जो प्रोसीजर था उसको बंद रखा। अल्टीमेटली आकर के आज का अगर आप जापान देखेंगे या अन्य जो नेशंस को देखेंगे तो वहाँ की जो डेमोक्रेसी है और वहाँ का जो मीडिया है कुछ हद तक इतना ज़्यादा सरकार को फेवर नहीं करता है या फिर सच्ची चीज़ों को बताता है। इवन अमेरिका का आप देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते हैं लेकिन वहाँ के लोग उनकी बातों को किस तरीके से काटते हैं, किस तरीके से सुनते हैं, ये आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरा मोटो बस लाइव आने का यही था, ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी मीडिया सोर्सेस कर रही हैं बहुत ही गलत कर रही है, वो हमारे माइंड को वॉश कर रही हैं, वो हमें सोचने के लिए बिल्कुल भी नहीं दे रही है समय, क्योंकि वो जैसा दिखा रहे हैं वैसा ही आप देख रहे हैं। उसने यहाँ तक कि जो फांसी का फंदा था उसका भी कलर बता दिया कि वो नीले रंग का था या हरे रंग का था। अब फांसी का फंदा है तो उसका भी रंग बताओगे आप, फिर तो खून का भी बता दो कि वो भी लाल रंग का था। इतनी अगर चीज़ों को देखा जाएगा ये तो बहुत ही गलत हो रही है। हमें यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा। अगर आपको न्यूज़ ही देखना है तो मैं कुछ सोर्स बता देता हूँ, अपने फॉलो करिए। आप राज्यसभा टीवी को देखिए, आप डीडी न्यूज़ को देखिए, ये हमारे ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, इन पे आपको सही जानकारी मिलेगी। आप रेडियो देखिए, रेडियो पे आप अगर किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो उस राज्य का प्रादेशिक समाचार शाम को सुबह 7 बजे आता है, 10 मिनट का आता है, आप उसे सुनिए, आपके राज्य के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी सुबह 7 बजे। उसका एक एप्लीकेशन आता है ऑल इंडिया रेडियो का, उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको राष्ट्रीय समाचार सुनना है तो रेडियो पर आता है, ये आता है सुबह 8 बजे आता है और रात को आता है 8:45 पे। आप इसे सुनिए, आपको यहाँ से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी जो भी आपको देश से संबंधित चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं। इवन अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका एक इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट आया है, भारत सरकार ने दिया है, MHRD ने, उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आया है आज 15 जून को, शिप्री का रिपोर्ट। ये मतलब आर्मामेंट की बात करता है, ये दो देशों के बीच में कितने हथियार, इन सब की बात करता है, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं है। तो मेरा उद्देश्य बस आप लोगों के साथ कहना ये है कि यदि आप जब तक इन्हें अपना समय देंगे मीडिया सोर्सेज को, तब तक ये आपको यूं ही लूटते जाएंगे। ये आपको लूटते हैं, ये आपके पैसे को लूटते हैं, ये आपके माइंड को लूटते हैं, ये आपके समय को लूटते हैं, क्योंकि आप पैसा देते हैं, ये आपको दिखाते हैं। और जब तक आप खुद ने मजबूर नहीं करेंगे कि वो क्या दिखाएं, तब तक वो अपनी मर्जी का जो कचरा है, ये कचरा ही मतलब समझता हूँ मैं इन सब चीज़ों को, जो वो थोपते हैं वो आपको थोपते ही जाएंगे। सो ये जो है मैं इसका फ़ोटो लेकर के आपको मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा मैं।
और भी यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं ऐसे मेरे वीडियो सोर्सेज के माध्यम से, तो मैं फेसबुक पे तो लिखता हूँ बस, यहाँ पे लाइव में बहुत कम आता हूँ। वीडियोस में ज़रूर बनाता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं वहाँ पर वीडियोस डाल देता हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, इवन मैं पोस्ट कर देता हूँ अभी। आप इनसे के माध्यम से जा कर के एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरा बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना लोगों की मदद करिए, लेकिन आप टीवी से दूर रहिए, क्योंकि अब जब तक आप टीवी से के सामने बैठे रहेंगे हमारा यूथ बर्बाद ही होता रहेगा। इवन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे पास बात करने के लिए, लेकिन समय सीमित होता है। हम सभी को मिलके सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। कभी भी बोला जाता है ना कि एक चना अकेले भार नहीं फोड़ सकता, बहुत सारे चने मिलकर ही एक चने का, जैसे भुगड़ा कहा जाता है, दाना कहा जाता है, वो बनाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है हमें एक दूसरे का सहयोग करने का, हमें ज़रूरत है यूथ को लीड करने का। इंडिया को यूं ही यूथ का देश नहीं बोला जाता है। यूथ का देश इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ का जो यूथ है उसे सोचने के लिए सोचा जाए, कहा जाए। यदि आपको यूं ही बिना सोचे ही छोड़ दिया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। एक समय आएगा जब भारत भी बूढ़ा हो जाएगा। भारत जब बूढ़ा हो जाएगा ना, तो हमें ही बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि जो यूथ है, जो तरुण है अभी, उस तरुण युवावस्था में हमने उस यूथ को सोचने के लिए मजबूर नहीं किया कि वह अपने लिए क्या करे, अपने समाज के लिए क्या करे, अपने देश के लिए क्या करे, अपने परिवार के लिए क्या करे। जब तक उसे आप सोचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे तब तक ये पीड़ा हमें मिलती ही रहेगी, क्योंकि हमारा शिक्षा पद्धति वैसा नहीं है, लोगों के पास नैतिक वैल्यू नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नैतिक वैल्यू पे भी निर्भर करती है। यदि आप नैतिकता की बात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप मान के चलिए, आप किसी से अच्छे बात सुनने की, अच्छा देखने की और अच्छा लिखने की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों का सार यही है कि हमें अपनी नैतिक वैल्यू को समझना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। यदि मेरी उम्र यहाँ पर 24 से या 25 साल है तो मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में मैं अपने समाज को क्या दे पाऊँ, क्योंकि यदि हम कुछ ले रहे हैं तो हम हमारे समाज से ही ले रहे हैं, हमारी सोसाइटी से ले रहे हैं, हमारे देश से ले रहे हैं। तो ये ज़रूरत है कि यदि मैं कुछ ले रहा हूँ तो उसका आउटपुट मुझे देना है। वो आउटपुट मेरे लिखावट के माध्यम से हो सकता है, वो आउटपुट मेरे कुछ जो वीडियोस है उसके माध्यम से हो सकता है, वो आउटपुट मेरा किसी के बात करने के कन्वर्सेशन के साथ हो सकता है। यदि आपका दोस्त यदि परेशान है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस दोस्त की मदद करिए। ज़रूरत नहीं है कि वो आप मदद उसको ऐसे फाइनेंशियल रूप से ही कर सके। पैसा ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, एक मानसिक मदद भी सॉल्यूशन होता है। यदि कोई दोस्त आपका भूखा है किसी राज्य में आज के समय लॉकडाउन में, तो आप उससे पूछिए वो किस राज्य में है। आप उससे उस राज्य में यदि उस जगह पर कोई भी अगर आप किसी भी तरह से सूचना के माध्यम से उसकी मदद करवा सकते हैं तो आप मदद करिए। क्योंकि आज के समय यदि हम किसी चीज़ से लड़ रहे हैं तो बस वो कोरोना वायरस नहीं है, वो एक हमारा एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। आज के समय हम आज के समय सूचनाओं से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो सूचना है एक बहुत बड़ा समुद्र है। उस समुद्र में से एक छोटा सा रत्ती भर हमें सूचना निकालना है ताकि वह सूचना उस व्यक्ति को मदद कर सके। बिना सूचना का मदद करना बिल्कुल भी सार्थक नहीं हो सकता। तो ये सूचना का जो पूरा का पूरा क्राइसिस है, एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि मुश्किल है। इन न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आपको बहुत सारे मीडिया सोर्सेज दिखाई देते हैं, लेकिन वे बस एक डिजिटल फेम है, एक डिजिटल चेहरा है। उस डिजिटल चेहरे के पीछे क्या मानसिकता छुपी हुई, क्या मानसिकता को छुपा करके वो आपके सामने न्यूज़ परोस रहा है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने आप को संभालिए, ऐसी किसी चीज़ के चक्कर में ना फंसिए जो कि आपके भविष्य को नुकसान पहुँचा दे। क्योंकि आज जो आपने 70 दिनों में जो भी यहाँ पर लॉकडाउन देखा है, आप मान के चलिए कि आप के सामने जो इस मीडिया सोर्सेस ने जो परोसा है ना, वो आपको सोचने के लिए क्या मजबूर कर देगा, आप क्या स्थिति में चले जाएंगे, आपको नहीं समझ पाएंगे। ये उसी का उदाहरण जो हमने कल देखा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में कभी उसकी अगर परिभाषा देखेंगे तो बंदा फेल नहीं हुआ था। ऑल इंडिया 7th रैंक थी उसकी AIEEE में। AIEEE के माध्यम से जो इंडिया के जो IITs के बाद जो एडमिशन्स मिलते हैं NITs में, वो कॉलेजेस आते हैं। ऑल इंडिया 7th रैंक। यहाँ पर अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है इंजीनियरिंग में, तो वो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देता है। वो बंदे का 7th रैंक था। इसके बाद
उसका साइंस में इतनी रुचि थी कहने के नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में जितना भी उन्होंने फिल्म किया सारे के सारे सक्सेस थे वो। तो अब किसी बंदे का पास होना और फेल होना एक मीडिया डिसाइड करेगा? आप खुद बताइए। एक न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया, अपना हेडलाइन चलाया कि पटना का सुशांत मुंबई में फेल। मतलब ये न्यूज एजेंसी डिसाइड करेंगी कौन फेल है कौन पास है। सेम उसी प्रकार से जैसे हमारा समाज सोसाइटी डिसाइड करता है कि आपका बच्चा सफल हुआ या असफल हुआ। आप मान के चलिए अगर आप ऐसे चीज़ों के साथ आसपास घिरे हुए हैं तो आप अपने भविष्य को गर्त में लेके जा रहे हैं। उस गर्त से निकलने का सहारा आपको ढूंढना पड़ेगा। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आप बात करिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे, यदि किसी से आपका मतभेद है, आपके दोस्त के साथ आपका मतभेद है, तो आप उससे बात करिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे तो कोई अपने आप में चमत्कार नहीं होता है। जब तक हम कहते हैं ना कि भगवान की तपस्या करने के बाद ही फल मिलता है, तो वो दोस्त को आप भगवान मान के चलिए। क्योंकि यदि आज के समय यदि कोई भगवान है तो वो इंसानियत है। भगवान भी तभी खुश होता है जब आप किसी की मदद करने के लिए आगे आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से अपना निवेदन हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप ये जो आज के दानव कहे जाने वाले जो मीडिया सोर्सेस हैं इनसे आप दूर रखिए, अपने आप को दूर रखिए और कोशिश करिए कि जितने भी लोग हैं वो इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो भी मुश्किल से सुनने के लिए, तो आपको अगर अभी जुड़े हैं तो आपको शुरू से देखना पड़ेगा, लेकिन ये वीडियो को शेयर करिए ताकि हम ये मैसेज जो है अपने मीडिया सोर्सेज के पास पहुंचा सकें कि प्लीज़ आपका बहुत हो चुका है। अब अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, नैतिक वैल्यूज़ है, उन पे आइए और अगर दिखाना है तो कुछ अच्छी चीज़ों को दिखाइए। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर दिखाइए, हमारे फार्मर्स की जो सिचुएशन है उसके बारे में दिखाइए, जो यहाँ पर करप्शन होता है उनके बारे में दिखाइए, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, जो उत्पीड़न होता है उसके बारे में दिखाइए, जो माइग्रेशन होने के बाद जो ग्रामीण अंचलों में यहाँ पर जो चोरी और यहाँ पर इस प्रकार की जो घटनाएं बढ़ रही है इनके बारे में दिखाइए। ये सब चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। लेकिन इन्होंने जो डिजिटल यहाँ पर चीज़ें हैं इसका जो दुरुपयोग किया है उसका भुगतान हम आज ये कर रहे हैं कि हम सब यहाँ पर एक मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर करिए और लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करिए कि ये मैसेज हमारे जो मीडिया सोर्सेस है, हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है उसके पास पहुंचे, ताकि इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। क्योंकि जब तक आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तब तक ये हमें यूं ही शोषित करते जाएंगे। आप सभी का फिर से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ अपना जो आपने कीमती समय दिया है इसको आप लोगों के साथ शेयर करने में मदद करिए। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।